हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ब्रिलियंट्स लॉन्चर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो आज हम लोग पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उनका बेसिक नहीं पता होता, तो आप टेंशन ना लो। मैं यहाँ पर आपको जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं भी बेसिक्स आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, बेसिक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब मैं आपको इवन ये भी बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, और अगर हो सका टाइम बचा तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे अपन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अपना आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात को आप याद रखना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस चीज को बोला जाता है, तो देखो एक्चुअल में ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, यानी एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड, रेट मतलब होता है स्पीड, ठीक है, यानी कितना जल्दी होगा वो, तो उसकी स्पीड, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, और जो आपने रिएक्टेंट लिया है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में। यानी कि अगर आपका रिएक्शन है R गिव्स राइज टू P, तो यहाँ पर जो R आप लेते हो वो होता है रिएक्टेंट, तो इस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो, और आपका जो स्पीड रहेगा वो, यानी रेट, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करेगा ना उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता ये है कि जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है उस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसका कुछ पावर होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली, ये रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली। यानी कि जब रेट लॉ हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे बताऊंगा रेट लॉ क्या होता है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली जो रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन बनेगा उसमें जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर होगा। उसी पावर को जब आप ऐड अप करोगे, जितने पावर्स दी होंगी, जैसे 1 2 3 4 जो भी पावर दी होगी उन सब पावर को आप ऐड अप कर देना, तो पावर को ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा वही आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। थोड़ा समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में रेट लॉ क्या होता है। तो देखो, रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन वो ये बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का, जब हम लोग एक इक्वेशन बनाकर एक लिंक स्टैब्लिश करने का ट्राई करेंगे किसके किसके बीच में, स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी वही रेट ऑफ रिएक्शन, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एल्स विद प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान देकर सुनना, रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ और रेट इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा इक्वेशन है जो कि उसके रेट या उस रेट यानी स्पीड, जो कि उसके स्पीड या उसके रेट के साथ उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या विद प्रेशर के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश करेगा, जहां पर ये जो कंसंट्रेशन रहेगा ऑफ रिएक्टेंट इसकी कुछ पावर रहेगी, एक्स वाई ए बी जो भी पावर रहेगी। ठीक है, और वो पावर मे बी और मे नॉट बी उस रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकती है। अब ये भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बनाकर बताता हूँ रेट एक्सप्रेशन को। लेट अस सपोज एक रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी, जहां पर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है उसको आप बड़े प्यार से नंबर ऑफ मोल्स बोलते हो। क्या बोलते हैं आप उसको, नंबर ऑफ मोल्स, याद है ना, इतना तो पता ही होगा। और यहाँ पर जो कैपिटल ए, कैपिटल बी है, कैपिटल सी और कैपिटल डी है, ये चारों आपके केमिकल्स है कुछ कुछ। ठीक है, ये चारों क्या है आपके केमिकल्स है, जिसमें से ए और बी जो है वो रिएक्टेंट साइड के केमिकल्स है, यानी वो रिएक्टेंट है, और जो सी और डी है यानी कैपिटल सी और कैपिटल डी जो है वो प्रोडक्ट साइड के केमिकल्स है, यानी कि प्रोडक्ट है वो। है समझ में, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली जो रेट होगा, ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंगली जो रेट होगा, वो रेट जो होगा, स्पीड जो होगा इस केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर। रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, तो इनके कंसंट्रेशन के बराबर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन, स्पीड। लेकिन अब ये देखो, ये ए अकेला है क्या, नहीं, तो वो ए के साथ है, यानी ए नंबर ऑफ ए है और बी नंबर ऑफ बी है, तो रेज्ड विद द पावर ए और बी, नहीं, वही मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ए और बी नहीं आएगा,
यहां पर हम लोग ले लेते हैं x और y को। अब यहां पर जो x और y है वो एक्चुअल में ये बताएंगे कि कितना A का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और कितना B का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये डिपेंडेंसी जो x और y की है, x और y, वो A और B के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, इन्हीं को स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, इसी को स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, वही नंबर ऑफ मोल्स को। आया समझ में? और यहीं पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल डालेंगे। अब अगर इक्वल डालेंगे तो कांस्टेंट जुड़ेगा के, जहां पर के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। जहां पर के को क्या बोलते हैं अपन? रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ध्यान देके देखना, रेट इक्वल्स टू के इंटू ए का पावर एक्स एंड बी का पावर वाई। अब यहीं पर ध्यान देना, ये जो पावर है एक्स और वाई, ये एक्स और वाई बराबर, जब उसको दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों पावर को, तो तुमको क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कैसे निकालते हैं। फिर भी एक समराइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, जो रिएक्टेंट आपने लिया है उस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट लिया, तो ए और बी रिएक्टेंट का जो पावर होगा, कंसंट्रेशन ही स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो पावर होंगे, उन दोनों पावर को अगर आप एडअप कर दो यानी सम कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। यही आपका पहला लाइन बोल रहा है। और वो जो तुम रेट कंसंट्रेशन का पावर लोगे वो किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए? रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये बात याद रखना। अच्छा, वेयर एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, अ होल नंबर और इवन इन फ्रैक्शन। मतलब जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको 1 2 3 4 प्रॉपर इंटीजर ही मिलेगा, वो जीरो भी हो सकता है, इवन 1/2, 2/5 या 5/2, कुछ भी हो सकता है। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। बस ये बात याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मेरे जीरो और फ्रैक्शन कभी भी हो सकता है। अच्छा, तो सर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन से रिएक्शन का कितना ऑर्डर है? तो बेटा उसका टेंशन मत लो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं अपन। यहाँ पर हम लोग देखकर नहीं बता सकते। जैसे मैं अगर रिएक्शन लिख दूं H2 + I2 gives H to 2HI, तो अब यहाँ पर ये बताओ कि कौन से ऑर्डर ऑफ, तो हम लोग देखकर नहीं बता सकते। दिक्कत यही है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। ठीक है, चल इसके अलावा ये दोनों एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में एप्लीकेबल होता है। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? जैसे मैंने ये जो लिखा है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल सादा। कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन जो आते हैं, जो सेवरल स्टेप्स में, ये आप लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसका टेंशन मत लो। बस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये समझो जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यूज होता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको अपन कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एप्लीकेबल होता है और एलिमेंट्री के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो चलो अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लेकर। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ इंटीग्रेटेड, समथिंग राइमिंग विथ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? वैसे नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो बताता हूँ। चलो, मैथ्स वाले तो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो, तुम्हारा तो सगा भाई लगता है, समझो इंटीग्रेशन को। ठीक है, अगर 12th में नंबर पाना है तो बेटा भाई से ज्यादा प्यार रखना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, चलो बताता हूं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो ना भाई है मैथ्स के। ठीक है, जैसे पिक्चर का भाई सल्लू भाई, वैसे ही मैथ्स का भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भाई। ठीक है, यानी डिफू इन, मजाक कर रहा हूं, बस ध्यान दो। चलो, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन क्या करता है? किसी भी बड़ी क्वांटिटी को जब अपन तोड़ तोड़ के किसी छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन करना। और जब वही छोटी क्वांटिटी को मिला मिला के जब बड़ी क्वांटिटी बनाई जाती है, तो उस बड़े क्वांटिटी बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। जस्ट अपोजिट है दोनों। डिफरेंशिएशन में बड़ा चीज को तोड़ा के छोटा बनाया जाता है, वैसे इंटीग्रेशन में छोटी चीजों को मिलाकर बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों जस्ट अपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे के। अभी यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, यानी किसी छोटे रिएक्शन के रेट को जोड़ जोड़कर बड़ा रेट का इक्वेशन बनाना है अपने को। तो वो जो छोटा वाला रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली उसको डिफरेंशिएटेड बोलेंगे, यानी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियल या डिफरेंशिएटेड, ये एल है। ठीक है,
डिफरेंशियल या डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। तो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, याद है आपको कि R गिव्स राइज टू P एक रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो रेट होगा यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये पढ़ते आ रहे हैं अपन, याद है, ये बेसिक एक थ्योरी पार्ट था अपना जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे। इसी को अपन लोग जब रेट इक्वेशन पढ़ते हैं तो रेट इक्वेशन में हम लोगों ने प्रॉपर्ली इसको बनाया था कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू आर का पावर एन। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अभी मैं बता के आया हूँ आपको थोड़ी देर पहले ही कि रेट जो होगा वो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर एन के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि रेट क्या होता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड ये बताता है कि कितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कितने जल्दी होगा, इतनी जल्दी होगा, यानी माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा के इंटू आर का पावर एन। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, डी का मतलब चेंज इन हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन हो गया, आर का मतलब रिएक्टेंट हो गया, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू, के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, ये स्मॉल के है वैसे, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर एन, वेयर एन रिप्रेजेंट्स इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और बता दूं आपको, यहाँ पर जो माइनस साइन है वो क्या चीज को इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करके ये बता रहा है कि ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यानी माइनस साइन इंडिकेट करता है डिक्रीमेंट को तुम्हारा, यानी डिक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। तो सर अगर रिएक्टेंट सबको पता है कि जब एक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, इसीलिए माइनस साइन लगा। तो सर प्रोडक्ट बढ़ेगा भी तो इसीलिए तो प्लस साइन लगा भाई, यहाँ पर लगा ना प्लस, प्लस का मतलब वही इंक्रीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन उसको डिक्रीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। आगे समझ में? ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ये है तुम्हारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को मेरे को इंटीग्रेट करके क्या करना है, बड़ा बनाना है। अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एस लिखते हैं ना, तो एस का ये वाला डंडी को पकड़ के ऊपर खींच दो और ये वाले को पकड़ के नीचे खींच दो, तो ये ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन आ जाते हैं सीधा अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा क्या, कायदे से तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है अभी तक आप लोगों को पता है, लेकिन अब मैं बताता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपको समझना क्या है। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है, यानी अगर कोई एक रिएक्शन हो रहा है, लेट अस सपोज एक रिएक्शन हो रहा है आर, ठीक है, आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेट अस सपोज एक रिएक्शन हो रहा है आर से पी की तरफ जा रहा है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इससे कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। तो इस रिएक्शन का जो स्पीड है वो कितने रिएक्टेंट स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। यानी कि अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन मान के चलो एजम्पशन के तौर पे 4 रिएक्टेंट स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 हुआ। अगर वो 2 के ऊपर करता है यानी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हुआ। अगर वो किसी एक रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन, स्पीड, यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन का जो स्पीड है अगर वो एक रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है तो इसका मतलब उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हुआ। वैसे ही अगर कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसका स्पीड उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, उसको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो रिएक्टेंट है वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने सेम स्पीड से होगा, तो उसी को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है समझ में आया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड डज नॉट, यानी कि डिपेंड नहीं करेगा किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पर अगर मैं एक रिएक्शन कंसिडर करूं R गिव्स राइज टू P, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखकर बताता हूं, जो कि क्या आएगा, मेरा आएगा माइनस dr बाई dt इज इक्वल्स टू k इंटू आर का पावर क्या था, n। ये है मेरा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, अब इस पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस dr बाई dt इज इक्वल्स टू k इंटू आर का पावर n की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि n की वैल्यू 0 है ना। एनीथिंग पावर 0, जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा माइनस dr बाई dt
इज इक्वल्स टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आर पावर 0, यानी क्या आ जाएगा 1। क्लियर हो आपको ये पॉइंट? तो यहां पर आपको ये इक्वेशन मिलते जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये रिएक्शन मैंने लिया आर गिव्स राइज टू पी, इतना समझ में आया? तो मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट लिखता हूं मैं यहां पर वही सेम चीज को कंटिन्यू करूंगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू 1, क्या होता है के ही होगा ऑब्वियसली ना। डी टी को उधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी ना। ये तो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन हो गया ना, यानी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, लेकिन मेरे को इंटीग्रेटेड चाहिए, तो कोई बात नहीं ना, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अच्छा, एक बात का खास ध्यान रखना, जब भी आप इंटीग्रेशन लिखोगे तो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता। तो दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। अच्छा, अब आर को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि आर का कंसंट्रेशन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, किस हद तक करूंगा? पूरा, यानी छोटा छोटा पिद्दी पिद्दी आर को मिला के मैं बड़ा आर बनाना चाहता हूं, यानी पूरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। ये माइनस साइन है, माइनस, अभी कैसे आया ये बताता हूं, चलो ध्यान दो इधर, ठीक है, रफली यहां पर लिख देता हूं मैं, ध्यान देकर सुनना। मैथ्स वालों को तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर भी ध्यान दो। इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है? x होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। वैसे इंटीग्रल ऑफ dy क्या हो जाएगा? कुछ नहीं दिया है तो y आ रहा है समझ में, ये बात याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर कंपेयर करो dx, तो x की जगह क्या दिया है? कंसंट्रेशन ऑफ r, तो क्या हो जाएगा? खाली कंसंट्रेशन ऑफ r आएगा, ये आ गया। अच्छा, k क्या है? k है कांस्टेंट, तो k बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt ना। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? जैसे इसको कंपेयर करो, dr का r आया तो dt का क्या आएगा? t आएगा, तो माइनस r इज इक्वल्स टू k इंटू टी। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। अगर एक्स स्क्वायर है और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? जिनको पता है उनको आंसर पता है, जिनको नहीं पता ध्यान देना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो पावर है वो सामने आ जाती है, तो 2x, और ये जो पावर है वो यहीं पर रहेगी और उसमें -1 कर दो आप, तो आ गया 2x का पावर 2 - 1 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी 2x। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो x स्क्वायर प्लस 4 को, तो सर ये तो सेम ऐसे ही डिफरेंशिएट होगा, 2x प्लस 4 को कैसे डिफरेंशिएट करें? तो देखो याद रखना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो 2x प्लस 0 क्या है? 2x। ये समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा, 2x को इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? तो सर अगर आप x स्क्वायर से डिफरेंशिएट करके 2x को लाए हो तो 2x का इंटीग्रेट करोगे तो वापस चल देगा, यानी क्या मिलेगा? x स्क्वायर मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर जब इसको डिफरेंशिएट किए तो भी 2x आया, इसको डिफरेंशिएट किए तो भी 2x आया, तो ये जो 2x आया वो किसमें का है? 2x है। ये 2x आप इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ पर, ये कौन से वाले का 2x है? ये वाले का है, ऊपर वाले का है कि नीचे वाले का है? क्योंकि अगर ये ऊपर वाले का है तब तो सही है, लेकिन अगर ये नीचे वाले का है तो फिर इसमें +4 कहाँ गया? तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी इंटीग्रेट करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ वैल्यू रहा होगा, लेट द वैल्यू बी कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इंडिकेट करते हैं अपन c से। तो यहाँ पर जो c है वो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो c हो गया हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये बताओ सर कि सर आप यहाँ पर, आपको पता था जैसे ये 4 है, लेकिन हम लोग को क्या पता कि c की वैल्यू क्या होगी? टेंशन मत लो, निकाल लेते हैं ना, फाइंड आउट कर लेते, क्या दिक्कत है। अब एक बात बताओ, अगर मैं टाइम को ले लूं 0, यानी कि मैंने एक ऐसा समय कंसीडर किया है जब ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, यानी ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा? एक मिनट ना, अगर ये रिएक्शन है R gives rise to P, और अब आप बोल रहे हो कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो यानी प्रोडक्ट बनी बनेगा, क्योंकि अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक भी नहीं, यानी 0। तो रिएक्टेंट कितना होगा? पूरा 100% होगा भैया, क्योंकि अभी रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ है ना। तो रिएक्टेंट तुम जितना लिए रहोगे पूरा पूरा रहेगा। अब उस पूरे 100% को अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं R0 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R0 से। यानी अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है और 0 टाइम है तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा? R0 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर R0 क्या चीज को इंडिकेट करेगा? फुल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, ठीक है। तो ये वैल्यू उसमें पुट अप कर दो, तो माइनस R की जगह क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ R0 इक्वल्स टू K इंटू
टी की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस सी, ना के इंटू 0 0 और 0 प्लस सी सी, तो सी इक्वल्स टू क्या आया माइनस आर नॉट आया, यानी सी की वैल्यू निकल गई क्या आई सी इक्वल्स टू माइनस आर नॉट। अब इस सी की वैल्यू को यहाँ पर अपन पुटअप करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा दूं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको भी, जो मैंने यहाँ पर रफली आपको समझाने का ट्राई किया था कि भाई अगर किसी चीज को आप इंटीग्रेट करते हो तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। ये वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई होगी होपफुली, ठीक है। तो चलो मैं इसके आगे आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये क्या आएगा करके, ठीक है। मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सब समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो चलो ठीक है। तो चलो ध्यान देना इधर अपना, ये मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो सी की वैल्यू को आप पुटअप कर दो तो मेरे को मिलेगा माइनस आर इक्वल्स टू, इसको देखो ये वाला माइनस आर इक्वल्स टू के टी के इंटू टी प्लस सी, लेकिन सी की जगह क्या आएगा माइनस आर नॉट आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये आर नॉट। ये आ गया समझ में, क्लियर हुआ। अब एक काम करो, माइनस साइन से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये कैसे आया सर, अरे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, तो ये जो इक्वेशन मिला ये तुम्हारे काम का है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इक्वेशन नंबर डालते हुए चलता हूँ, लेट दिस वन बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा फिर किसको 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 ये इक्वेशन नंबर 2 और सी की वैल्यू जो निकाले वो इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर मेरे को के और टी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आर नॉट को इधर भेज दूंगा, तो ये आर ऑलरेडी है इधर, प्लस आर नॉट इधर गया तो माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी ना, अब इधर माइनस आ गया तो सब फिर से माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, तो ये आर नॉट फिर माइनस आर इक्वल्स टू के टी। अब यहां से जिसकी वैल्यू निकालनी निकाल लो, जैसे मेरे को अगर टी की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर नॉट माइनस आर अपॉन के, या फिर अगर ये तो हो गया फाइनल अपना, या फिर अगर मैं वो के की वैल्यू निकालनी है यानी रेट कांस्टेंट की, तो के इक्वल्स टू क्या आएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, तो ये आर की वैल्यू आ गई मेरे लिए। अगर मेरे को टाइम ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, अगर मेरे को रेट कांस्टेंट निकालना है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, क्लियर हुआ आपको ये ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ठीक। अगर मेरे को यही सेम चीजें, ठीक है, चलो मैं काम करता हूं, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं, तो ये इक्वेशन नंबर 4 याद रखना, मैं इसको अगले पेज में कॉपी करूंगा, ठीक है। याद हो गया इक्वेशन नंबर 4 कॉपी करूं मैं, चलो तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दिया हुआ था अपना कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये इक्वेशन दिया था इक्वेशन नंबर 4, चाहो तो कंपेयर कर लो एक बार, देखो कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, इसको मेरे को कंपेयर करना है एक इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ना व्हाट डज दिस इक्वेशन मींस हियर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, तो वैसे मैं आपको ये बता दूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ये बताता है कि कोई भी अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा जा सके, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसको अगर अपन कंपेयर करें तो यहां पर ध्यान देना y की जगह में क्या लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ r, यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, दिख रहा है जो आपको यहाँ पर ग्राफ लेफ्ट साइड में, तो वहां पर y एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ r आएगा जो कि यहाँ इंडिकेटेड है, ठीक है। x एक्सिस में t आएगा यानी टाइम आएगा, तो x एक्सिस में टाइम है ये दिया हुआ है, ठीक है। y एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ r और x एक्सिस में टाइम इन सेकंड मेंशन्ड भी है। अब यहाँ पर ध्यान है, अब ये c क्या है यहाँ पर, सर अभी तो पहले बताया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, भाई वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का सी था, ये वाला सी नहीं था, इसको बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है, ध्यान देकर सुनना, जिस भी इक्वेशन में ये सी प्रेजेंट होता है, सी की जगह में कुछ वैल्यू दिया होगा, तो वो ये इंडिकेट करता है कि ग्राफ में जो भी हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा
हाँ या नहीं, बस यही बताता है वो। जैसे कि यहां पर सी की वैल्यू क्या दी हुई है, आर नॉट दी हुई है, नहीं नहीं इंपॉर्टेंट है, प्लस आर नॉट दी हुई है। प्लस आर नॉट का मतलब है देखो प्लस का मतलब हुआ ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से ऊपर, प्लस का मतलब हुआ ओरिजिन से ऊपर, ये ओरिजिन है, ये मैंने डार्कन किया है जो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितना आर नॉट। तो प्लस का मतलब समझ में आया, ऊपर, कितना ऊपर, आर नॉट जितना ऊपर। तो लेट अस सपोज ये आर नॉट का पॉइंट है, यानी ये पॉइंट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर नॉट को, यानी ये जो वैल्यू है इतनी बड़ी ओरिजिन से लेके यहां तक, ये वैल्यू किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है। तो यही इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो क्या इंडिकेट करेगा, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आप ग्राफ बनाने वाले, वो ग्राफ का जो लाइन खींचने वाले हो आप, वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि इस ग्राफ में वो पॉइंट जो है वो यहां से स्टार्ट होगा ना। अब यहां पर से तीन पॉसिबिलिटी है, या तो आप इस लाइन को ऊपर खींच सकते हो, या तो इस लाइन को आप सीधा खींच सकते हो, या तो इस लाइन को आप नीचे खींच सकते हो। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये डायरेक्शन जो है वो बताता है आपका स्लोप, एम, एम को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, जो किसके बराबर है, यहां पर देखो माइनस के बराबर है, ठीक है। अब के तो स्लोप की वैल्यू हो गई, माइनस साइन इंडिकेट करता है, अगर वो प्लस होता तो इसका मतलब वो लाइन ऊपर जाती, अब क्योंकि वो माइनस है इसका मतलब लाइन कहां जाएगी, नीचे जाएगी, तो माइनस का मतलब डिक्रीजिंग दिखाता है वो, इसीलिए देखो यहाँ पर ग्राफ में जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। आगे समझ में, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाला ये, तो इसमें लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ में आ गया। तो इस लाइन का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर स्लोप कितना निकलेगा, स्लोप निकलेगा मेरा माइनस के बराबर। आगे समझ में आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो ये आपका ग्राफ हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अच्छा, अब यहां पर ये वाला इक्वेशन याद आएगा, टाइम t इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाय के, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर दिया हुआ है t इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस आर अपॉन के, ठीक है, t इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। अब यहां पर पॉइंट को ध्यान देना थोड़ा सा, ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, देखो टी इंडिकेट करता है टाइम को, आर नॉट इंडिकेट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है फिर फाइनल कंसंट्रेशन को, वेयर के रिप्रेजेंट्स द रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको निकालने वाला हूं हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ मतलब आधा जिंदगी, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक हाफ गर्लफ्रेंड, वो पिक्चर देखिए ना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि एक रिएक्शन जब हो रहा है, तो लेट अस सपोज तुमने रिएक्शन के लिए थे 100 मॉलिक्यूल्स, तो 100 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट के किसमें, प्रोडक्ट में, तो कितनी देर में ये 100 मॉलिक्यूल्स आधे हो जाएंगे, यानी ये कितनी देर में 100 मॉलिक्यूल्स के 50 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो कुछ टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं अपन हाफ लाइफ पीरियड, उसी को क्या बोलते हैं अपन, हाफ लाइफ पीरियड, इंडिकेटेड बाय टी हाफ। ये टी डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, यानी टी इंटू 1/2 नहीं है ना, ये इसका मतलब होता है, देखो मैं बड़ा लिख रहा हूँ ये टी, और यहाँ पर बड़े ही से प्यार में लिखा जाता है हाफ, ये टी हाफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो टी हाफ कब होगा, जब रिएक्टेंट क्या हो जाए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, इनिशियल के आधा हो जाए, यानी कि जब टी हाफ के बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जो फाइनल रिएक्टेंट है यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर, वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि आर नॉट है उसका आधा होना चाहिए। फाइनल कितना होना चाहिए 50, इनिशियल कितना है 100, यानी कितना हो गया आधा। इनिशियल अपने पास कितना था, आर नॉट था, फाइनल कितना है आर, तो फाइनल क्या होना चाहिए, इनिशियल के आधे होने चाहिए, यानी आर नॉट बाई 2 होना चाहिए। अब इसको वैल्यू को पुटअप कर दो, तो ये टी की जगह आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस, आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह आ जाएगा आर नॉट बाई 2, ये आ जाएगा आर नॉट बाई 2 अपॉन के। एलसीएम लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 होल अपॉन के, ठीक है, ये एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, आर नॉट यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय 2 नीचे चलेगा तो 2k, ठीक है, यानी टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हाफ लाइफ पीरियड आप निकालना चाहते हो टी हाफ, तो कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाय 2k, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रख दिए, कुछ नहीं बस 2 ही हैं, तो ये 2 को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये काफी इजी है, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ।
जब जो किसी भी रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा तो वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक। दूसरा, अगर कोई भी एक रिएक्शन है ए गिव्स राइज टू बी जिसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 12 इंटू 10 टू द पावर -3, ये ना पावर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 मोलर, अगर ए का कंसंट्रेशन 10 मोलर था, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो बी का कंसंट्रेशन कितना होगा 20 मिनट के बाद पूछा है, तो 20 मिनट के बाद कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान देना इधर। वैसे तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है, वैसे तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो रेट है यानी उसका जो स्पीड है वो तुम्हारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये बात तो पक्का है ना। हाँ, लेकिन इसी जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम जब तुम निकालोगे यानी टी हाफ, तो नोटिस करो ये उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर, ये बात याद रखना, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तुम्हारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है, यानी इस पे डिपेंड ही नहीं करता। बट इसी जीरो ऑर्डर का अगर तुम हाफ लाइफ टाइम निकालते हो तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो फॉर्मूला में दिया है टी हाफ इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2 के करके, ठीक है। रेट तो इंडिपेंडेंट है अभी भी, लेकिन टाइम वो डिपेंडेंट होता है, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। ये बात याद रखना, क्लियर है। तो होपफुली आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, सेम विद द नेम ऑफ ब्रिलियंट्स लॉन्चर। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो brilliantslauncher.in करके, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन दिस नंबर, ठीक है। चलो, थैंक यू।